नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं इस लेक्चर में, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, सबसे पहले हमने जब ट्वेल्थ का टॉपिक, ट्वेल्थ के का सिलेबस हमने शुरू किया, तो सबसे पहले हमने पढ़ा चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की वजह से पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वगैरह वगैरह पढ़ा। अगले ही यूनिट के अंदर हमने मूविंग चार्ज पढ़ा। पहले यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, और उसके नेक्स्ट यूनिट में जिसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा चार्ज इन मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अब जो है, जब हमने करंट के बारे में स्टडी कर लिया, तो अब हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो किस तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप करके चार्ज से हम लोग करंट बनाया, करंट से फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। तो अब जो नेचुरली जो टॉपिक आता है वो आता है करंट के कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं। करंट का एक इफेक्ट तो हमने अभी पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक चीज तो क्लियर हो रही है कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या मतलब है इसका? करंट ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसमें दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगता है, तभी तो हम कहेंगे भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट से मैग्नेट बनना, है ना। तो जब किसी वायर में करंट प्रोड्यूस होता है, जब करंट फ्लो करता है, तो उसके चारों तरफ जो स्पेस है, उस स्पेस में अगर हम किसी मैग्नेट को रखें तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, वैसे बहुत पुराने समय से लोग जो है मैग्नेट्स का यूज़ करते आए। ठीक है, बुक्स में दे रखा है 2000 ईयर्स से, मतलब लोग जानते थे मैग्नेटिक इफेक्ट, कंपास में बनाते थे, है ना। लेकिन कारण क्या था उसके बारे में किसी को पता नहीं था। एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन मिलता था लोड स्टोन के नाम से, उसमें ये प्रॉपर्टी थी। लेकिन इसका जो इफेक्ट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसा कि लोड स्टोन में होता है। इसकी स्टडी सबसे पहले ऑर्स्टेड ने करी। ऑर्स्टेड, ठीक है। ऑर्स्टेड ने क्या पाया, ऑर्स्टेड ने क्या देखा? ऑर्स्टेड ने देखा अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है, जैसे एक ये वायर है, इस तरीके से अगर इसमें करंट फ्लो करता है और इसके पास अगर हम किसी कंपास की निडल को लाएं, कंपास जानते हो ना, किसी एक निडल होती है ऐसे, और वो ऐसे रोटेट करती है ना, इस एक्सिस पे रोटेट करती है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होती है। अगर अपने हाथ को ऐसे घुमा लो तो भी वो ऐसे रहती है। अपने हाथ को कैसे घुमा लो, वो निडल हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही पॉइंट करती है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर उस निडल को, यानी उस कंपास को यहाँ पर लाएं और करंट को स्विच ऑन कर दें, तब वो नॉर्थ साउथ दिखाना भूल जाती है, वो नॉर्थ साउथ नहीं दिखाती। और जैसे ही स्विच ऑफ कर देते हैं करंट को, वो फिर से नॉर्थ साउथ दिखाना शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर ये वायर ऐसी ही फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी कंपास की निडल पे फर्क पड़ता है। ठीक है, एक और चीज़ देख सकते हो, अगर एक मैग्नेट, छोटे से मैग्नेट को इसके पास लाएं तो वो भी इसके नज़दीक आता है या दूर भागता है, ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। एक और एक्सपेरिमेंट बताया जाता है कि अगर इस वायर को किसी कार्डबोर्ड में से पास कर दिया जाए, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, इस कार्डबोर्ड में से पास किया और इसके चारों तरफ हमने क्या किया, आयरन फाइलिंग, मतलब लोहे का पाउडर, एक तरीके से जिसे कहते हैं आयरन फाइलिंग। ठीक है, बहुत बारीक लोहे का पाउडर होता है, उसको इसके ऊपर डालें, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर इसके ऊपर डालते हैं और धीरे धीरे इसको ऐसे टैप टैप करें, तो हम क्या देखते हैं, जो हमने आयरन फाइलिंग डाले, जो हमने आयरन का पाउडर डाला, वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेता है, ऐसे सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो जाता है, एक पैटर्न देखने को मिलता है। कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फाइलिंग का एक पैटर्न देखने को मिलता है। इससे भी साबित होता है
कि वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दो चीज़ों से साबित हो रहा है, एक तो ये वायर जो है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके पास अगर कोई हम लोग कंपास की निडल लेकर के आते हैं तो कंपास की निडल नॉर्थ साउथ दिखाना छोड़ देती है, नॉर्थ साउथ दिखाना भूल जाती है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या देखा कि अगर आयरन फाइलिंग, आयरन का पाउडर डाला जाए तो वो भी अपने आप को किसी पैटर्न में अरेंज कर लेता है। ठीक है, ये दो इफेक्ट्स मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करते हैं। ऑस्टेड ने इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करी। उसने डायरेक्शन को भी देखा कि भाई हमारा जो निडल है कंपास का वो किस तरफ चलता है। तो उसने ध्यान से देख करके और ये पाया कि अगर हम अपने वायर को जैसे ये कंपास की निडल है, दिस इज निडल ऑफ कंपास, ऐसे ये कंपास की निडल है, ओके, और ये वायर है। ठीक है, इस वायर को कंपास के ऊपर, ठीक ऊपर रखा हुआ है, समझ गए? यानी कि ऐसे, अगर ये तुम्हारी कंपास की निडल है, अगर ये तुम्हारी कंपास की निडल है ये वाली, तो वायर को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ, देखो ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है, दोनों पैरेलल, यानी कंपास की निडल और वायर दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं, ऐसे, समझ गए? तो अगर करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है, करंट अगर साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है तो हमारी कंपास का जो नॉर्थ है वो वेस्ट की तरफ घूम जाएगा, समझ गए? अगर नॉर्थ इस तरफ है, सामने है नॉर्थ, तो ईस्ट इस तरफ होगा राइट हैंड साइड में और वेस्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारी जो कंपास की निडल है वो ऐसे टर्न कर जाएगी, वेस्ट की तरफ घूम जाएगी, ऐसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाएगा और साउथ पीछे की तरफ यानी ईस्ट की तरफ चला जाएगा। अगर करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है तो इसे ऑस्टेड ने स्नो रूल कहा। स्नो रूल एक सिंपल सा रूल, बस ये दिखाने के लिए कि हमारी कंपास की निडल का नॉर्थ पोल किस तरफ जाता है। तो अगर करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाता है तो हमारे कंपास का जो नॉर्थ है, नॉर्थ वो वेस्ट की तरफ मूव कर जाता है, बस समझिए। और अगर हम डायरेक्शन बदल दें तो ये भी रिवर्स हो जाता है, तब NSOE रूल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को बदल दें तो निडल की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट सिंपली ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। लेकिन सही तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर हमने वायर की बात करी है तो वायर में करंट भी होगा, वायर की कुछ लेंथ भी होगी, वायर की कुछ डिस्टेंस भी होगी। तो इन सारी बातों का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्शन बायट-सैवर्ट ने पता लगाया। तो अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है बायट-सैवर्ट लॉ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बायट-सैवर्ट लॉ। बायट और सैवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और दोनों ने पता लगाया मैग्नेटिक फील्ड की कनेक्शन। बायट सैवर्ट लॉ। ठीक है, बायट सैवर्ट लॉ बहुत सिंपल, बहुत इजी, मजेदार, इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये समझो कि ये करता क्या है। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और किन किन बातों पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। ये सारी बात हमारा बायट-सैवर्ट लॉ बताता है। तो एक करंट कैरिंग वायर है हमारे पास, टेढ़ा मेढ़ा कैसे बना लो, क्या है ये? एक करंट कैरिंग वायर। दिस इज अ करंट कैरिंग वायर। ठीक से बनाएंगे क्योंकि इसी बात हम लोग बहुत देर तक करेंगे। तो दिस इज अ करंट कैरिंग वायर।
ये हमारा कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। और हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, ये है वो पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें देखनी है। ठीक है, अच्छा, और इस पॉइंट की डिस्टेंस, मान लो छोटे से टुकड़े की बात करें वायर की, क्योंकि बायट-सैवर्ट लॉ बेसिकली ये बाद में ये बताएगा कि लेंथ ऑफ वायर भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फ़र्क डालता है। कितना बड़ा वायर है उसका भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से, कि छोटा सा हमने पीस ऑफ वायर लिया, बहुत छोटा, और इस छोटे से वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। और यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये मान लो r है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r। और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वायर को जोड़ने वाली लाइन और वायर के बीच का एंगल है थीटा। मैं वो चीज़ बना रहा हूँ जो बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड पे फ़र्क डालती हैं। इसलिए मैं वो चीज़ बना रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड पर ये सारी चीज़ फ़र्क डालने वाली हैं, और कैसे डालेंगे वो हम देखेंगे। तो क्या देखा, एक वायर है, वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया, उस टुकड़े से पी पॉइंट के बीच में, पी पॉइंट की ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस r है, और r लेंथ और वायर के बीच में एंगल थीटा। समझ गए? तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायट-सैवर्ट लॉ कहता है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्मॉल पीस ऑफ वायर। ठीक है, दिस इज, यानी आगे आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो है B, कैपिटल B। dB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल पीस ऑफ वायर। इस छोटे से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस किस बात के प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड dl लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है, कितना बड़ा वायर लोगे उसके भी प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी। ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, हम तीन टाइप की फील्ड पढ़ ली है, तीसरी हम ये पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो थी 1/r² आ रही थी, है ना, इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी देखा, वो भी इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस था। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी हम देख रहे हैं, ये भी इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है। दोनों की जो डिपेंडेंस है कैसी है? इनवर्स स्क्वायर है। क्लियर? अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, proportional to length of the wire, small length of the wire, inversely proportional square of distance between the point of observation and the wire, and एक और चीज, proportional to sine of angle theta। थीटा कौन सा एंगल पता है ना? साइन ऑफ थीटा। इन सारी चीज़ों को मिलाकर के अगर हम लिखेंगे, वैसे बेसिकली तो यही बायट-सैवर्ट लॉ है। ठीक है, यही बायट-सैवर्ट लॉ है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और साइन ऑफ थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम क्या लिखेंगे? हमें मिलेगा आई dl साइन थीटा अपॉन r²। ऐसे तो होता है। ठीक है, और अब हम पुरानी बात कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो तुम्हें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं उस कांस्टेंट को नाम दे रहा हूँ k, और आई dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो दिस इज योर बायट-सैवर्ट लॉ। क्या बड़ी बात है। अब इसमें जो k है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको भी हम लोग कुछ वैल्यू देते हैं। तो क्या लिखेंगे? dB, जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो है μ0/4π। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो वैल्यू है μ0/4π, और I
dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, आई dl sin थीटा बाई 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ हमारा बायट-सेवर्ट लॉ, बायट-सेवर्ट। क्लियर है? अब मैं इसमें एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा कि ये म्यू नॉट क्या है। हाँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन इसका भी कुछ नाम दिया गया है। क्लियर है? ओके, तो मैं इस बाकी को मिटा देता हूँ, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो जो हमारा बायट-सेवर्ट लॉ आया वो आया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ बायट-सेवर्ट लॉ। और इसमें म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? अजीब से सिंबल्स यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज किया था, यहाँ पर म्यू नॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोनों की लिंक कैसी है। एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। यहाँ पर इसका नाम भी कुछ कुछ ऐसा ही है, इसका नाम है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, है ना, एक जैसे से वर्ड। परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ठीक है ना, तो ये जो परमिएबिलिटी है ये बताती है मीडियम का इफेक्ट, इसीलिए फ्री स्पेस अलग से लिखा है, इसीलिए हमने म्यू नॉट फ्री स्पेस के लिए अलग से म्यू नॉट लिखा है। अगर ये म्यू नॉट मतलब एयर की बजाय कुछ और मीडियम होता ना तो हम लोग इसको सिर्फ म्यू लिखते। ठीक है, और इसको एब्सोल्यूट भी नाम दे सकते हो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ये भी है एब्सोल्यूट। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ सम मीडियम, किसी मीडियम की परमिएबिलिटी, एयर की परमिएबिलिटी। समझ गए? तो ये मीडियम के इफेक्ट को शो करता है। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और यूनिट क्या बनेगी? देखो यूनिट टेस्ला, मीटर, ठीक है, और पर एम्पियर। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, यहाँ से मीटर और मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, मीटर, और करंट नीचे आ जाएगा, पर एम्पियर। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला, टेस्ला। बहुत फेमस साइंटिस्ट हुआ है निकोल टेस्ला, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, जिसने कहते हैं ना रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट था ये टेस्ला, और उसके नाम से है टेस्ला। और क्यों? मीटर लेंथ, स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर है मीटर, और नीचे है मीटर स्क्वायर, तो मीटर बचा, और करंट एम्पियर। सो टेस्ला, मीटर, पर एम्पियर। एक और यूनिट हम यूज कर सकते हैं, वो है वेबर पर मीटर पर एम्पियर, इसको भी यूज कर सकते हैं। वेबर हम बाद में पढ़ेंगे, वेबर पर मीटर भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। ओके, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। वेबर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। क्लियर है? अब देखो जो हमारा के है ना, के, मैंने के लिखा था, वो लिखा था म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखा था ना, लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4 पाई। इससे तो हमें क्या मिलता है? इससे 10⁻⁷ ही मिल जाता है। तो हमारा जो कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू बेसिकली 10⁻⁷ ही है, यूनिट यही रहेगी। क्लियर है?
तो अब मैंने बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में ही बताया है और तुम लोगों को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में बताया है। इसके आगे मैंने भी कुछ नहीं बताया है, समझ गए? अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी भी डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी ना, वो क्या थी? वो थी जिस तरफ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाएगा, वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे, और उसी के साथ साथ बल्कि एक और चीज़ पढ़ेंगे, उसी से डायरेक्शन मिल जाएगी, और उसे कहते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। तो अब हम बायट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म करेंगे और उसी से डायरेक्शन भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म, तो बायट-सैवर्ट लॉ को लिख लेते हैं पहले। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो जो क्वांटिटीज वेक्टर हो सकती हैं उनको पहले मैं वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ। म्यू नॉट स्केलर क्वांटिटी, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, इसके साथ हम लोग एक चीज कर सकते हैं, आईडीएल को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। आईडीएल को वेक्टर क्वांटिटी, करंट की डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर नहीं है, समझ गए? करंट तो आ रहा है, करंट को वेक्टर नहीं मानेंगे, लेकिन आई इंटू डी एल को वेक्टर मानेंगे, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, समझ गए? तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये खुद ब खुद एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको एक वेक्टर क्वांटिटी नाम देंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, और साइन थीटा आ रहा है, तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1, लिख सकते हो ना 1, ठीक है? और अगर 1 को मैं ऐसे लिख दूं, आर यूनिट वेक्टर, लिख सकता हूं ना 1, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर है, तो आर इज ए यूनिट वेक्टर। मतलब क्या कि इसकी जो डायरेक्शन है वो वही है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पर भी इस तरीके से लिख लेंगे। तो आई डी एल आर साइन थीटा, इसी चीज को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है? अब दो वेक्टर क्वांटिटी आ गई, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, और साइन थीटा है। तो देखो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं जनरली? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं ना, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, साइन थीटा गायब हो जाएगा, बाई 4 पाई भी आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी। तो ये आया हमारा बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ठीक से और लिख लेते हैं इसको, थोड़ा नज़दीक हो गया, तो इसको हम लोग और अच्छे से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर, नॉट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है? तो ये हुई हमारी बायट-सैवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं इसको, ये चीज़ क्लियर हुई? देखो एक बार पहले फिर से, ये तो हमने ओरिजिनल हमारी बायट-सैवर्ट लॉ की इक्वेशन है बिना वेक्टर के। मैंने कहा ऊपर एक क्वांटिटी है, आईडीएल वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, आईडीएल, ठीक है? लेंथ खुद ब खुद एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट के साथ मिलकर के वेक्टर क्वांटिटी बन गई, इसको कहेंगे करंट एलिमेंट।
इसे कहेंगे करंट एलिमेंट। और इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, लेकिन करंट खुद ब खुद वेक्टर नहीं है। समझ गए? करंट अपने आप में वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? चलो अब ये भी बात सामने आई, भाई डायरेक्शन होते हुए भी उसकी डायरेक्शन होते हुए भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर एडिशन के लॉज को ओबे नहीं करता करंट। कैसे नहीं करता? देखो, अगर मान लो यहाँ से आया 1 एम्पियर, यहाँ से आया 1 एम्पियर, तो इधर जाएगा 2 एम्पियर। चाहे इनके बीच में कुछ भी एंगल हो, है ना, चाहे इनके बीच में कुछ भी एंगल हो, जाएगा 2 एम्पियर। क्या ये वेक्टर लॉ को ओबे कर रहा है? क्या ये वेक्टर लॉ को ओबे कर पा रहा है? तो ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं कर रहा। 1 + 1 2 हो रहा है, एंगल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं कर रहा, ये तो एल्जेब्रिक लॉज को ओबे कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे? दिस इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर एडिशन। इसलिए करंट खुद ब खुद एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन लेंथ के साथ मिलकर के हम उसे कहेंगे करंट एलिमेंट। ठीक है, तो करंट एलिमेंट, और जो 1 था, 1 मैंने इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया और उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर का नाम दिया आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड साइन थीटा। तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं आई डी एल क्रॉस आर। सो दिस इज बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। भाई ये बात क्लियर होगी सभी को? इजी। ठीक है, अब बारी आई डायरेक्शन पता करने की, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो बता दिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो करते हैं, उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying wire। मुझे लगता है जनरली बच्चे डायरेक्शंस की बातों को बहुत लाइटली लेते हैं और बहुत हल्के से लेने की वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। मैथमेटिकल पार्ट्स को तो बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन जैसी चीज़ें हैं ना, जो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो सिर्फ हमें सोचने में हेल्प करती हैं, उसको बच्चे थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसे लाइटली नहीं लेना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो देखो, जो हमने बायट-सैवर्ट लॉ लगाया ना, वो काम आएगा। सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बाई 4 पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना ऊपर, देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना, आई डी एल क्रॉस आर, है ना, आई डी एल क्रॉस आर। तो दो वेक्टर्स हैं ये, ए क्रॉस बी सी। पढ़ा है हम लोगों ने कि ए क्रॉस बी अगर करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है सी, और सी की डायरेक्शन कैसी होती है याद है? अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के हमें मिलता है सी, तो सी की डायरेक्शन क्या होगी? तो सी की डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, है ना, है कि नहीं? अगर ए और बी दो वेक्टर्स दिए जाते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो हमें मिलता है सी वेक्टर। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। याद आया? और डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगी? डायरेक्शन मालूम पड़ेगी हमें राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल याद आया? 11th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। चलो देखते हैं उसको भी हम लोग एक बार फिर से। अभी हम अपने करंट वाली बात करते हैं। ये हमारा वायर था, इसमें करंट फ्लो कर रहा था, ये छोटा सा टुकड़ा लिया था हमने डीएल, दिस इज डीएल, करंट आई था, ये पी पॉइंट है, ये आर है, ये एंगल थीटा है।
देखो, हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है। तो वेक्टर कौन कौन से पहले वो देखो। एक तो वेक्टर है आइडियल, डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ, दैट इज द डायरेक्शन। एंड दूसरी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? आर। सेकंड वेक्टर क्वांटिटी इज आर। तो इन दोनों का यूज करके ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यही आता है। दो वेक्टर्स हैं, ए की जगह आइडियल और बी की जगह आर। तो इन दोनों का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमारा आइडियल है ऊपर की तरफ और आर है इस तरफ। अब राइट हैंड रूल लगाओ। कैसे लगाएंगे? जो टर्म पहले आती है, आइडियल पहले आ रहा है, उससे दूसरी टर्म की तरफ अपनी उंगलियों को टर्न करो। अंगूठे को बाहर निकाल के अपनी उंगलियों को टर्न करो। तो देखो टर्न करते हैं, तो हमारा करंट आइडियल ऊपर की तरफ है, आर ऐसे है, तो हम अपनी उंगलियों को राइट हैंड को आइडियल से आर की तरफ घुमाएंगे। आइडियल को आर की तरफ घुमाएंगे। तो जो थंब है ना, थंब वो अंदर की तरफ जा रहा है ना? ठीक है। अब तुम कहोगे सर आइडियल से ऐसे क्यों नहीं घुमा रहे? आइडियल से हम लोग बी की तरफ ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, लेकिन हमें छोटे एंगल की तरफ घुमाना है। छोटा एंगल कौन सा है? ये वाला। ये तो बड़ा एंगल हो गया ना, हमें छोटे एंगल की अलाउंग घुमाना है। तो आइडियल और आर, आइडियल को आर की तरफ घुमाएंगे, अपनी उंगलियों को ऐसे लेके जाएंगे। देन थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, वही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, और सही डायरेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? तो अब हम डायरेक्शन की थोड़ी सी और बात करते हैं, और अच्छा रहेगा। कुछ स्पेशल केस बात करेंगे, स्पेशल केसेस की। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताइए? अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये, और ये छोटा सा वायर हम यहीं पर ले लेते हैं, है ना? छोटा सा वायर ये ले लो, ये आर हो जाएगा, ये आइडियल हो जाएगा। तो अपने उंगलियों को आइडियल से आर की तरफ टर्न करो, आइडियल को आर की तरफ टर्न करो, ठीक है? ऐसे, क्लियर? ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ऐसे अंदर जाएगी, ऐसे अंदर घुसेंगी एरोज। मैग्नेटिक फील्ड की एरोज की हेल्प से दिखाएंगे, और एरोज अंदर जाएंगी ऐसे। तो एरो देखो ऐसे होती है, ये होती है ना एरो। एरो को अगर सामने से देखोगे तो तुम्हें पॉइंट नजर आएगा, और पीछे देखोगे तो एक गोल नजर आएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसे होता क्रॉस, एरो पीछे से क्रॉस नजर आएगी ना। अगर एरो को आप लोग पीछे से देखोगे तो एक क्रॉस नजर आएगा, देखो क्रॉस नजर आ रहा है ऐसे। सामने से देखोगे तो टिप नजर आएगी, ऐसे टिप नजर आएगी, और पीछे से देखोगे तो क्रॉस नजर आएगा। तो फील्ड अंदर जा रही है, एरोज अंदर जा रही हैं, तो एरोज का क्रॉस नजर आएगा तुम्हें। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस तरफ अंदर जा रही है, और एरोज ऐसे घूम करके यहां से बाहर आएंगी, एरोज बाहर आएंगी। तो यहां पर क्या दिखाई देगा? डॉट्स, इधर डॉट्स ऐसे। तो एक तरफ क्रॉस और दूसरी तरफ डॉट, ठीक है। और अगर एक सर्कुलर वायर हो ऐसे, और करंट इसमें ऐसे जा रहा हो, ऐसे, ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे होगा। अब इसके लिए हमें बार बार आर क्रॉस डी एल, आई क्रॉस आई डी एल क्रॉस आर नहीं करेंगे हम। इसके लिए हम एक और रूल यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम होने वाला है, आज मुझे लगता है इतना ही करेंगे। कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, और आगे चलेंगे और बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, ओके, नए टॉपिक के साथ। तो सी यू टुमारो, बाय ऑल ऑफ यू।